दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग है क्या। भारत निर्वाचन आयोग की यदि हम बात करें तो भारत क्या है, हमारा देश है। निर्वाचन यानी कि चुनाव, आयोग यानी क्या होता है, संस्था या निकाय। तो भारत के अंदर जो चुनाव कराने वाली संस्था है उसे क्या कहा जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग कहा जाएगा, जिसका विस्तार क्या है, पूरे भारत पर है। यानी कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, जो कि संसद यानी कि राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत क्या करती है, चुनाव कराने का कार्य करती है। ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई और कैसे की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, यानी कि जब हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। तो आजादी के बाद में यहाँ पर आवश्यकता थी क्या है, चुनाव कराने के लिए। तो उसके लिए एक संस्था चाहिए होगी जिसकी स्थापना की गई भारत निर्वाचन आयोग के रूप में। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत यहाँ पर एक स्थायी व संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई। संवैधानिक मतलब क्या होता है, जिसे संविधान द्वारा स्थापित किया जाए, जिसका उल्लेख क्या हो, संविधान में किया गया हो। तो इसका उल्लेख यहाँ पर भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का तक में क्या है, यहाँ पर किया गया है। फिर क्या है, यह एक अखिल भारतीय संस्था है, यानी कि क्या करती है, पूरे भारत के स्तर पर कार्य करती है। चाहे वह केंद्र हो और चाहे राज्य हो, दोनों के लिए यह क्या करती है, समान रूप से कार्य करती है। लेकिन जो राज्यों के अंदर पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, उनके लिए क्या करती है, कार्य नहीं करती। उनके लिए कौन कार्य करता है, तो हम जो यहाँ पर इसके पहले जो हम पढ़ चुके हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए कार्य करता है। बाकी जितने भी यहाँ पर चुनाव होंगे तो उसके लिए कौन करेगा, तो भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अगला हमारा बिंदु क्या है, इसकी संरचना। इसकी संरचना यानी कि इसकी यहाँ पर कौन कौन क्या है, कार्य करता है, कितने निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर होंगे, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। यहाँ पर इसकी संरचना अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसकी संरचना बताई गई है, जिसमें कहा गया है यह बहुसदस्यीय संस्था होगी। यानी कि इसमें क्या होंगे, एक से अधिक सदस्य होंगे, इसलिए इसे क्या कहा गया, बहुसदस्यीय संस्था कहा गया। जिसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य यहाँ पर होते हैं। कुल मिलाकर कितने होते हैं, 3 सदस्य यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। एक यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वह क्या होता है, भारत निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो यहाँ पर 2 अन्य आयुक्त हैं, इन इन तीनों की ही शक्तियां जो होती हैं क्या होती है, समान होती हैं। उन तीनों को वेतन भत्ते भी क्या होते हैं, समान, एक समान ही यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है यह क्या है, इसका अध्यक्ष है। बस यहाँ पर अंतर इतना ही है, बाकी शक्तियां तीनों की ही क्या होती है, समान होती है। फिर अगला पॉइंट है हमारे यहाँ पर प्रादेशिक चुनाव आयुक्त। यानी कि प्रादेशिक चुनाव आयुक्त कौन होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने यहाँ पर देखा केवल 3 ही क्या थे, यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त थे। अब यहाँ पर प्रादेशिक चुनाव आयुक्त कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर जब राज्यों के अंदर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, तो कार्यभार में क्या हो जाती है, निर्वाचन आयोग की वृद्धि हो जाती है। जब विधानसभा के जब चुनाव होते हैं या विधान परिषद के चुनाव होते हैं, तो कार्यभार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उस समय पर क्या करता है निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति को क्या करेगा, सिफारिश करेगा कि हमें और भी निर्वाचन आयुक्तों की क्या है, आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को यहाँ पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, केवल चुनाव के समय में ही। और फिर क्या कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर स्थायी रूप से कितने, 3 ही यहाँ पर होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो यहाँ पर 3 होते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर हम देखते हैं अगला हमारा जो पॉइंट है, इनकी नियुक्ति की बात करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर इनकी पदावधि की, यानी कि कब तक यहाँ पर कार्य करेंगे। तो यह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, उस उम्र में क्या हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे, इनको सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। ठीक है। ये 6 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं अधिकतम, और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा उस उम्र में क्या हो जाएंगे, ये उस आयु में यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर बात करते हैं पद त्याग या पद से हटाया जाना। यह अब देखिए यहाँ पर एक कार्य करते हैं तो ये पद भी अपना छोड़ सकते हैं, जब चाहे तो अपना पद छोड़ सकते हैं। और किसको देंगे त्याग पत्र, तो यह राष्ट्रपति को लिखित रूप में यहाँ पर क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। फिर यहाँ पर पद से हटाया जाना, इनको पद से हटाया कैसे जा सकता है, तो इनको पद से हटाने के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर हटाया जाएगा, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
हटाया जाता है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना अच्छे से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, इसी तरह से इनको भी यहाँ पर हटाया जा सकता है। फिर यहाँ पर अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, वह प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त और जो प्रादेशिक आयुक्त हैं प्रदेशों में चुनाव के समय में जिनको नियुक्त किया जाता है, उनको भी यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा ही क्या होगा, हटाया जाए। कुल मिलाकर के सभी को यहाँ पर जितने भी निर्वाचन आयुक्त हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनके वेतन और भत्ते और अन्य अनुलाभ जो होते हैं। तो वेतन भत्ते और अन्य अनुलाभ जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जितना वेतन दिया जाता है उतना ही वेतन इनको क्या होगा, दिया जाएगा। फिर बात करते हैं इनकी सेवा शर्तों की। इनकी सेवा शर्तों की बात करें तो राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार निर्धारित करते हैं। यानी कि संसद द्वारा जो कानून यहाँ पर पास किए जाते हैं उसके द्वारा राष्ट्रपति उतनी सेवा शर्तें यहाँ पर इनके लिए क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक। इसके बाद अगला हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब यहाँ पर निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था उस समय जो यहाँ पर मतदान करने की उम्र हुआ करती थी वह कितनी थी, 21 वर्ष। यानी कि 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था, यहाँ पर मतदान कर सकता था। लेकिन यहाँ पर अब होगा क्या, 1989 में क्या किया जाएगा, 61वां संविधान संशोधन लाया गया और ये घटा करके कितनी कर दी जाएगी, यहाँ पर उम्र 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। अब यहाँ पर वर्तमान में कितनी है, तो 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मतदान कर सकता है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आगे हम देखते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं। ईवीएम क्या है, ईवीएम का नाम आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका फुल फॉर्म हमें ध्यान रखना क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। ईवीएम का फुल फॉर्म जो है इसे हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब ईवीएम के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 1998 में इसका प्रारंभ किया गया ईवीएम का। ठीक है। तो ईवीएम का प्रारंभ कब हुआ, 1998 में, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर क्या हुआ, इसका प्रयोग शुरू में किया गया था। दिल्ली के अंदर इसका प्रयोग शुरू में किया गया, 3 राज्यों के अंदर। फिर 1999 में क्या किया गया, यहाँ पर गोवा विधानसभा चुनाव, गोवा में विधानसभा चुनाव होते हैं और पहली बार पूरे राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया। यानी कि वह पहला राज्य कौन सा है जिसमें विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया पूरे राज्य में, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा, ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में इसके पहले पूछा भी जा चुका है ये। तो गोवा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और 1999 में क्या किया गया था, यहाँ पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया। ठीक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सभी राज्यों के निर्वाचन और उप निर्वाचन में ईवीएम का उपयोग कब हुआ, पूरे राज्यों में, यानी पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी जगह यहाँ पर जो चुनाव हुए तो यहाँ पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार इकट्ठा पूरे देश में कब लागू हुआ, 2003 में। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव में ईवीएम का उपयोग कब हुआ, तो 2004 वाले जो चुनाव हुए थे, यहाँ पर 2004 में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो वहां पर क्या किया गया था, ईवीएम का पहली बार प्रयोग लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। ठीक। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं प्रत्यावर्तन का अधिकार। प्रत्यावर्तन के अधिकार की यदि हम बात करें, यह केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही क्या है, लागू है। यह मतलब कि कहा जाए तो पूरे देश में लागू नहीं है, अपवाद रूप में यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर इसका प्रयोग देखा जा सकता है ना। तो प्रत्यावर्तन का अधिकार होता क्या है, प्रत्यावर्तन का अधिकार क्या होता है, जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें जनता द्वारा ही हटाया जा सकता है ना। जनता द्वारा हटाने के अधिकार को प्रत्यावर्तन का अधिकार कहा जाता है। ठीक है। तो वैसे मुख्य रूप से रूस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखा जाता है। भारत में यह व्यवस्था लागू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है, हमारा भारत निर्वाचन आयोग, उसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को यह अधिकार दिए हैं। क्योंकि हम एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के अंदर ये लागू है। ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये तो प्रत्यावर्तन का अधिकार लागू है, इसलिए हमें इसको अच्छे से हमें ध्यान रखना है। फिर हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर मतदाताओं के पहचान पत्र का उपयोग कब शुरू हुआ। यानी कि जो हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है तो पहले क्या था, उसमें उसका हम केवल वोट डालने के लिए ही उसका उपयोग करते थे, है ना। तो उसकी जो पहली बार शुरुआत हुई थी तो कब हुई, 1995 में इसकी शुरुआत हुई। और मतदाता पहचान पत्र को बहुउद्देशीय बनाने की वकालत पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी ने की थी। इसका मतलब क्या है, अभी जो मैंने कहा यहाँ पर पहले इसका प्रयोग वोट डालने के लिए होता था, उसके बाद में फिर क्या होने लगा, यहाँ पर
इसका बहुउद्देशीय प्रयोग होने लगा, यानी कि एक बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होने लगा वोट डालने के अतिरिक्त भी। जैसे आपने देखा होगा कई जगह आप जाते हैं तो वहां पर आपसे क्या होता है, वोटर आईडी मांगा जाता है ना। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो वहां से आपसे वहां पर आपसे क्या होता है, वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। इसी तरह से अन्य कई जगह पर भी जाते हैं तो वहां पर वोटर आईडी कार्ड आपसे मांगा जाता है। वही क्या होता है, बहुउद्देशीय बनाने की वकालत की थी किसने, तो वीएस रमा देवी ने की थी। इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इस पॉइंट को। फिर यहाँ पर हम देखते हैं दूरस्थ मतदान। दूरस्थ मतदान क्या होता है, दूरस्थ मतदान जो होता है, एनआरआई जो होते हैं हमारे, यानी कि वो हमारे देश के जो लोग होते हैं और विदेशों में रह रहे होते हैं, उनको यहाँ पर वोट डालने का अधिकार दिया गया है। कब, 2010 में। लेकिन उनको यहाँ पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा, तभी क्या कर पाएंगे, वो यहाँ पर वोट कर पाएंगे, है ना। वहीं से वोट वह नहीं डाल सकते, ठीक है। तो एनआरआई को वोट डालने का जो अधिकार है उसे दूरस्थ मतदान कहा जाता है, और इसकी शुरुआत हुई कब, 2010 में, ठीक। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा चुनाव आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता का प्रारंभ कब हुआ, 1960 में। और कहां से हुआ, केरल विधानसभा चुनाव से। दोनों ही बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना हमें। आचार संहिता का जो प्रारंभ है वह 1960 में हुआ था, केरल विधानसभा चुनाव से, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर राइट टू रिजेक्ट या नोटा है ना। राइट टू रिजेक्ट यानी कि रिजेक्ट करने का अधिकार। रिजेक्ट करने का अधिकार क्या होता है, तो यहाँ पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे होते हैं, मान लिया हम उनको वोट नहीं देना चाहते हैं, ठीक। उनको अगर हम वोट नहीं देना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम नोटा में क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। यानी कि हमने किसी को भी वोट नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, 2013 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में एक वाद आया था, पीयूसीएल वाद, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको लागू किया गया, पीयूसीएल वाद में, ठीक है। पीयूसीएल वाद भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नोटा का फुल फॉर्म जो है उसे भी हमें ध्यान रखना है, नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ द एबव, इसे हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने, सुकुमार सेन बने थे। फिर यहाँ पर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, यानी सबसे लंबे समय तक कौन कार्य किया यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, केवी के सुंदरम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, केवी के सुंदरम। ये जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सुकुमार सेन, इसलिए इसे भी ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, तो केवी के सुंदरम हो जाएगा, इसे भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, तो श्रीमती वीएस रमा देवी हो जाएंगी, श्रीमती वीएस रमा देवी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी, प्रथम महिला पूछा है यहाँ पर, तो प्रथम महिला कौन बनी थी, श्रीमती वीएस रमा देवी हो जाएंगी। तो इनसे रिलेटेड दो फैक्ट है, इनको ध्यान रखना हमें। पहला तो यहाँ पर प्रथम महिला थी ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वीएस रमा देवी। और दूसरा जो है सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, वीएस रमा देवी का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, है ना। तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।